ठीक है। बेसिकली तो पीआरटीज के लिए चल रही है, ठीक है, जो केवीएस पीआरटी जो लोग तैयारी कर रहे हैं केवीएस पीआरटी के लिए, उनके लिए चल रही है बेसिकली तो, क्योंकि केवीएस के जो सिलेबस है उसमें आपका पर्टिकुलरली है साइंस का, ठीक है, साइंस का 20 मार्क्स का आपका पेपर आता है, तो उसी के लिए बेसिकली क्लासेस चल रही हैं, साइंस क्लासेस। इसमें धीरे धीरे हम काफ़ी टॉपिक्स को कवर करेंगे। और एक चीज़ और मुझे आपको बतानी थी कि जो पहली क्लास थी उसमें काफ़ी डाउट्स आए कि मैम के सिलेबस में है कि नहीं है। पहली क्लास मैंने सिर्फ आपको ब्लड का समझाया था, ब्लड ग्रुप्स वगैरह के बारे में और ब्लड के बारे में। तो देखिए ब्लड जो है वो ह्यूमन बॉडी का पार्ट है, ह्यूमन बॉडी आपका सिलेबस में है, ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी में आपको क्या पढ़ना है, बेसिकली आपको सारे सिस्टम्स पढ़ने पड़ेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, ठीक है, आपका डाइजेशन सिस्टम हो गया, आपका एक्सक्रीशन सिस्टम हो गया, जितने भी बॉडी से रिलेटेड चीजें वो सारी पढ़नी पड़ेगी, चाहे वो ग्लैंड्स हो गए, एंडोक्रीन, एक्सोक्रीन, जो भी ग्लैंड्स हो गए, तो वो सब आपको पढ़ना है। तो ब्लड इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट सिस्टम, ओके। तो इसीलिए ब्लड जो है, रक्त के बारे में मैंने आपको समझाया था, ठीक है। मेरा फेवरेट टॉपिक था इसलिए मैंने स्टार्ट जल्दी किया, खैर जो भी है। और फिजिक्स के क्लासेस के बारे में मेरे को थोड़े से कमेंट्स आए थे कि फिजिक्स के क्लासेस या फिजिक्स के न्यूमेरिकल जो हैं, हमें अभी क्या कर रहे हैं ना कि मैं अभी एक टॉपिक को खत्म कर दूं इसको, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम आज लेंगे हम, बेसिकली ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं फिजिक्स की स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है। मतलब एक पैरेलल क्लासेस चलती रहेंगी। फिजिक्स में आपको ज्यादा प्रॉब्लम न्यूमेरिकल्स में है, ठीक है, तो हम न्यूमेरिकल्स को भी देखेंगे, ठीक है। तो निश्चिंत रहिए, मतलब टाइमली मिलेंगी, ऐसा नहीं होगा कि एक ही दिन में 4 वीडियोज अपलोड कर दूं, फिजिक्स की कर दूं, क्योंकि टाइम की थोड़ी सी कमी है और सारे सब्जेक्ट्स को देखना पड़ता है गाइस, तो इतना पेशेंस तो आपको रखकर चलना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आप थियरीज जो है वो पढ़ते रहिए साथ साथ, अपनी जिस भी किताब से आप पढ़ रहे हैं, चाहे आप एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं, चाहे कोई आप सप्लीमेंट्री बुक्स फॉलो कर रहे हैं, तो आप पढ़ते रहिए, ठीक है, क्योंकि किताबों से अच्छी नॉलेज तो कहीं और से नहीं मिल सकती है। हाँ, ये होता है कि जब आपको चीजें समझाई जाती हैं तो क्लियर हो जाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप वीडियोज देखेंगे और संतुष्ट हो जाएंगे कि नहीं भी बस इतना ही बहुत है। नहीं, मैं हमेशा कहती हूँ किताबों से थोड़ा सा लगाव रखना सीखिए, किताबें पढ़ना शुरू कीजिए। किताबों को जब आप 2-3 बार पढ़ते हो ना, तो आप देखेंगे पहली बार में कुछ समझ में आता है, दूसरी बार में कुछ और क्लियर हो जाती हैं चीजें, और तीसरी बार में पढ़ोगे तो सोचोगे कि अरे ये भी पढ़ा था हमने, ये भी ऐसा होता है। तो किताबें पढ़ने का बेनिफिट बहुत ज्यादा होता है, तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप किताबें जरूर पढ़ें, ठीक है। और दूसरी चीज, टेलीग्राम चैनल से जुड़े, टेलीग्राम चैनल पे क्विज वगैरह हो जाता है, ठीक है, और क्विज में आपका स्कोर वगैरह चेक करती रहती हूँ मैं कि कितने बच्चे कितने क्वेश्चन सही कर रहे हैं, किसका पार्ट मतलब वीक है, कौन सा पार्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये चीजें भी चेक करती रहती हूँ, ठीक है। तो क्विज में पार्टिसिपेट करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, और जितने भी टेस्ट सीरीज जो मैं दूंगी आपको सारे टेलीग्राम पर अपलोड होंगी, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का। तो चलिए बात करते हैं आज की क्लास के बारे में। तो ह्यूमन बॉडी हमारा टॉपिक है, मानव शरीर, और उसका जो सब टॉपिक आज मैंने लिया है वो है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, यानी कि मानव संचार प्रणाली, बेसिकली कह सकते हैं मानव रक्त संचार प्रणाली बोल सकते हैं, ठीक है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ेंगे, बहुत ही फैक्चुअल नॉलेज आपको बताऊंगी, ठीक है, जो आपके पेपर में आने लायक है, जिससे क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो वाली चीजें कराऊंगी, ठीक है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप फैक्ट्स याद करें, पूरा डिटेल में जाने की आपको जरूरत नहीं है कि रक्त है तो फिर बहुत ही डिटेल में चले गए, क्योंकि हमें पीएचडी नहीं करनी है बायोलॉजी में या साइंस में, हमें जस्ट फैक्चुअल नॉलेज को जो पेपर में आने लायक है वो चीजें पढ़नी है। तो वही चीजें मैं आपको नोट्स के साथ प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। और हाँ, इसके जो नोट्स होंगे ना वो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम पर दूंगी, और मुझसे कहीं मत मांगना, ठीक है, मेल वेल में, क्योंकि टेलीग्राम में एक बार पीडीएफ अपलोड हो जाती है और आप लोग सब देख सकते हैं। अब मैं अलग अलग से सबको मेल भी नहीं कर सकती, ये चीजें मेरे से नहीं होगी, प्लीज, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। लेकिन आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए अगर आपको नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो, ओके। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि संचार प्रणाली के बारे में बता देती हूँ। संचार प्रणाली होती क्या है, ठीक है। संचार एक तरह से अगर मैं कहूँ तो इंग्लिश में हम कम्युनिकेशन भी समझ सकते हैं, ठीक है। किसी भी बॉडी में कोई भी एनिमल है, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म लगा लीजिए, उसकी बॉडी में जो है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पदार्थ होते हैं, ठीक है, मैं थोड़ा हिंदी में बोलने की पूरी कोशिश करूंगी, जिसको हम मटेरियल्स भी बोलते हैं, ठीक है। पदार्थ या मटेरियल जैसे CO2 हो गया, O2 ऑक्सीजन हो गया, फूड हो गया, ठीक है, वाटर हो गया, और भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह हो गए। तो ये इन सब का जो आवाजाही होती है ना इनकी शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ, ठीक है, इनकी जो आने जाने की प्रक्रिया है वो ही बेसिकली सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, कि किस तरह से ये पदार्थों की आवाजाही होती है पूरे शरीर के बीच में, ठीक है, कि एक हिस्से से दूसरे तक पहुंचते हैं, हमें ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है, बहुत सारी चीजें हमें न्यूट्रिएंट से मिलती है, इन मटेरियल से, इन पदार्थों से मिलती है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं संचार प्रणाली, ठीक है। तो अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में जो है यानी कि मानव शरीर में जो है सर्कुलेटरी सिस्टम के कुछ एक इंपॉर्टेंट अंग होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं जो इस संचार प्रणाली को जो है मतलब वो करते हैं, मैं कहूंगी कि
कामयाब करते हैं संचार प्रणाली को, ठीक है। इन ऑर्गन्स के बिना जो है आपकी संचार प्रणाली जो है ह्यूमन बॉडी में वो सही से नहीं हो सकती है। तो मैंने वो ऑर्गन्स भी आपके लिए लिखे हैं। मैंने फिर से कहा कि हम फैक्चुअल चीजों पर जाएंगे, ठीक है, जो आपके उसमें आने लायक है। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है पहला कि ऑर्गन्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम कौन कौन से होते हैं। तो आपको ये ऑर्गन्स जो है याद रखने हैं। सबसे पहला है हमारा हार्ट, ये जिसको हम हृदय बोलते हैं, जिसको हम दिल भी बोलते हैं, ठीक है, वो बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट है हार्ट जो है इसमें, ठीक है। उसके बाद आती है आर्टरीज, जिनको हम धमनियां बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारी वेन्स यानी कि नस, जिनको हम नस बोलते हैं। और उसके बाद है कैपिलरीज, जिनको हम कोशिकाएं, मतलब हिंदी में मीनिंग मुझे कोशिकाएं ही मिला। अगर आपको पता है कैपिलरीज को बेसिकली क्या बोलते हैं एग्जैक्टली, तो वो मुझे कमेंट कर देना, ठीक है, क्योंकि मैंने जितना इसको सर्च किया ये कोशिकाएं ही मिला मुझे, ठीक है। अब देखिए ये जो आर्टरीज हो गई, वेन्स हो गई या फिर कैपिलरीज हो गई, ठीक है, ये हमारी बनाती है ब्लड वेसल्स, ठीक है। ये ब्लड वेसल्स का पार्ट है। मतलब हमारे शरीर में 3 तरह की जो है ये रक्त की मैं कहूंगी ट्यूब्स होती हैं एक तरह से, जिसमें रक्त प्रवाहित होता है, ठीक है। 3 ट्यूब्स होती हैं, ठीक है। तो 3 तरह की होती हैं ब्लड वेसल्स। कौन कौन सी होती हैं? धमनियां, नस और कोशिकाएं, यानी कि आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। ये तो हो गई ब्लड वेसल्स। ये हो गया हमारा हार्ट और ये हो गया हमारा ब्लड, क्योंकि ब्लड भी जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। वही तो मटेरियल को ट्रांसपोर्टेशन करता है, उसकी आवाजाही वही तो करता है शरीर में, जो हमारा रक्त होता है। इसलिए जो है रक्त भी इस सर्कुलेटरी सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, ठीक है। तो पहली चीज आपको यही याद कर लेनी है कि कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड, ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। ब्लड वेसल्स में आपके टाइप्स हो गई आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, जिनको हम धमनियां, नस और कोशिकाएं भी कहते हैं, ओके। तो हमें थोड़ा सा आर्टरीज को, इतनी भी ब्लड वेसल्स होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की जरूरत है। इन आर्टरीज के बारे में और इनका जो फंक्शन है उसके बारे में पढ़ने की कुछ जरूरत है। तो मैंने अलग अलग से नोट्स बना दिए हैं, इन तीनों के ही हम समझेंगे, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया था कि 3 तरह की जो है रक्त वाहिकाएं होती हैं, जिनको हम ब्लड वेसल्स भी कहते हैं। कुछ नहीं होती, ट्यूब्स होती हैं, ठीक है। इस तरह की ट्यूब्स होती हैं, ठीक है। इस तरह की ट्यूब्स होती हैं जिसमें जो है ब्लड फ्लो करता है, ठीक है, ब्लड प्रवाहित होता है इन ट्यूब्स में। भाई ये एक शरीर का हिस्सा है, ये एक शरीर का हिस्सा है, तो ये एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक बेसिकली खून को जो है ये रक्त को प्रवाहित करती हैं, ठीक है, उसकी आवाजाही करती हैं। क्योंकि जो ब्लड होता है ना, ब्लड, इसमें जो है बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसमें ऑक्सीजन होती है, इसमें CO2 भी होता है, इसमें फूड होता है हमारा, इसमें वाटर कंटेंट होता है, ठीक है, और भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो इन सब का जो शरीर में संचार चलता है ना, वो इसके थ्रू ही चलता है, ब्लड के थ्रू, ठीक है। तो इसीलिए जो ये कैपिलरीज या आर्टरीज या हमारी जो वेन्स हो गई, ये ऐसी ट्यूब्स होती हैं जिनके अंदर खून जो है वो बहता रहता है और हमारे शरीर के एक हिस्से तक दूसरे हिस्से तक, फिर एक से दूसरे हिस्से तक हमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको प्रोवाइड करता है, उनको हमारे शरीर तक पहुंचाता है, मतलब एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे आर्टरीज की, जिनको हिंदी में बोलते हैं धमनियां, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। थिक वॉल्ड होती हैं, यानी कि मोटी दीवार वाली ऐसी रक्त वाहिकाएं जो रक्त को हृदय से शरीर के सभी हिस्सों तक पहुंचाती हैं, ठीक है। देखिए इनकी मोटी वॉल होती है, यानी कि थिक वॉल्ड होती है। अगर मैं इस वॉल की बात करूं तो ये वाली वॉल जो है, सपोज ये ऐसे बना दी मैंने, ठीक है, तो इनकी जो वॉल है ये थिक होती है, मोटी होती है। इस मोटी क्यों होती है? अब इसका एक रीजन है। देखिए जब हार्ट है हमारा, ठीक है, हार्ट है, सपोज हार्ट से जब ब्लड जाता है ना आर्टरीज में, तो बहुत ही प्रेशर से जाता है। क्योंकि देखो आपको हार्ट अगर बताऊं तो ह्यूमन हार्ट कुछ इस शेप का होता है, ठीक है, तो प्रेशर पड़ता है। तो जब यहाँ से जाएगा ना एकदम से, ये एकदम से कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो धपाक करके एकदम से ब्लड जाएगा आर्टरीज में, ठीक है। तो एकदम से जाएगा, तो अगर ये बिल्कुल पतली होंगी तो फट नहीं जाएंगी। आप खुद लगाइए, प्रेशर जब लग रहा है तो फट जाएंगी। इसीलिए ये जो परत होती है, इनकी जो वॉल होती है वो थोड़ी मोटी होती है, ताकि जब इनमें ब्लड फ्लो करे एकदम से हार्ट से जब इन आर्टरीज के अंदर, तो मतलब ये आराम से जाए ब्लड और आर्टरीज को नुकसान ना हो, ठीक है। तो इसलिए इनकी जो है मोटी परतें होती हैं, ठीक है, मोटी दीवार वाली परत होती है इसकी आर्टरीज की, ठीक है। तो ये क्या करती हैं? आपको पता है कि ये कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ये हार्ट से, यानी कि हमारे हृदय से जो है पूरे शरीर जो ब्लड होता है उसको लेके जाती है दूसरी शरीर के हिस्सों तक, ठीक है। भाई हृदय से ब्लड निकाला और शरीर के दूसरे हिस्सों तक, चाहे वो लेग्स हो गया, हेड हो गया, पेट हो गया, हाथ हो गया, कुछ भी हो गया, वहां तक खून पहुंचाती है और पूरे शरीर में फैली होती हैं आर्टरीज। ये सारी ब्लड वेसल्स जो होती हैं, रक्त वाहिकाएं, पूरे शरीर में फैली होती हैं, ठीक है। अब थोड़े से मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करूंगी जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। भाई मेन आर्टरी जो होती है उसको हम बोलते हैं ओर्टा, ठीक है। ये सबसे मुख्य रूप, ये मुख्य धमनी होती है, ठीक है। ओर्टा भी बोलते हैं, हिंदी में मुझे नहीं पता, इंग्लिश में याद कर लो, ओर्टा होती है, ठीक है। इसका काम क्या है? इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यह ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के सभी हिस्सों तक ले जाती है। इसका मतलब क्या है ऑक्सीजनेटेड ब्लड का? देखिए जिस ब्लड में, ठीक है, जिस रक्त में जो है ऑक्सीजन की मात्रा होती है, मतलब ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, मतलब वो अच्छा खून कहूंगी मैं उसको, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन रिच है, तो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन होगा ना शरीर
शरीर के दूसरे हिस्सों को, क्योंकि आपको पता है कि हमारे शरीर को जो है ऑक्सीजन की बहुत जरूरत होती है, तो खून भी ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम करता है, ठीक है। तो इस जो ये ओर्टा होती है या फिर आर्टरीज होती हैं, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं हार्ट से बॉडी तक। ये मेन इसकी बात हो रही है, मेन आर्टरी की, ठीक है। अब आते हैं हम दूसरी आर्टरी पर, जो है पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी। तो ये क्या करती है, ये लेके जाती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो क्वेश्चन यहां से ये बन सकता है कि कौन सी आर्टरी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है हार्ट से बॉडी तक, ठीक है, या फिर कौन सी ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है हार्ट से लंग्स तक। केवीएस पीआरटी में पिछली बार क्वेश्चन आया था, ऐसा ही कुछ आया था कि कौन ट्रांसपोर्टेशन करता है ब्लड का, ठीक है, उसमें कुछ लिखा हुआ था, तो उसका आंसर आपको आ जाएगा अगर आप ये वीडियो देख लेंगे, ठीक है। तो पल्मोनरी आर्टरी जो है आपको याद रखना है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब इसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती है, बहुत रेयर होती है, बहुत रेयर, ठीक है, और बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। तो ये हो जाता है ब्लड डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है, क्योंकि जब ये हो जाता है ना, क्योंकि हार्ट में 4 चैम्बर्स होता है, आगे मैं पूरी पिक्चर के थ्रू आपको इसका सिस्टम समझाऊंगी, वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बस इतना याद रखो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि ऑक्सीजन रहित रक्त को जो है पल्मोनरी आर्टरी लेके जाती है, कहां से, ब्लड से लंग्स की तरफ लेके जाती है, सॉरी हार्ट से लंग्स की तरफ लेकर जाती है, ठीक है, यानी कि रक्त को जो है इसको ऑक्सीजन रहित रक्त को हृदय से फेफड़ों तक लेके जाती है, लंग्स तक लेके जाती है, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि लंग्स में जो है थोड़ा प्यूरिफाई होता है ब्लड, ठीक है, हमारा रक्त जो है वो साफ होता है लंग्स में, इसीलिए जो है पल्मोनरी आर्टरी जो है वो लंग्स तक लेके जाती है, ठीक है। थोड़ी मिस्टेक हो गई हो तो बॉडी बोल दिया हो तो आई एम सॉरी फॉर दैट, ये ध्यान से मैंने देखा नहीं, ठीक है। तो ब्लड को कहां से लेके जाती है, हार्ट से लंग्स तक लेके जाती है, ठीक है। तो आपको ये 2-3 क्वेश्चन आपके यहीं से बन जाएंगे, कौन सी थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, या फिर आर्टरीज का काम क्या होता है, ठीक है, या फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सी आर्टरी लेके जाती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन सी आर्टरी लेके जाती है, या फिर कौन सी आर्टरी जो है ब्लड को हार्ट से लंग्स तक लेके जाती है, ठीक है। तो ये 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन बन जाते हैं आपके इस सेक्शन से। अब आते हैं हम दूसरी ब्लड वेसल पर, जो है वेन्स, जिनको हम नस बोलते हैं, ठीक है, नस बोलते हैं ना, नस की बात हो रही है यहाँ पर सिंपल भाषा में, क्योंकि धमनियां तो हम बहुत कम यूज करते हैं, हम नस ज्यादा यूज करते हैं। तो ये भी पूरी बॉडी में पाई जाती है वेन्स में, ठीक है, आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहली चीज थिन वॉल्ड होती है, यानी कि ये पतली दीवार वाली रक्त वाहिकाएं होती है। क्यों होती है पतली, देखिए जो ये वेन्स होती हैं इनका काम क्या होता है, ये कैरी करती हैं ब्लड को, रक्त को जो है बॉडी पार्ट से हार्ट तक लेके जाती हैं। जहां आर्टरीज जो है वो हार्ट से बॉडी पार्ट तक जा रही थी, वहीं पर वेन्स जो है बॉडी पार्ट से हार्ट तक जा रही हैं, यानी कि ये रक्त को शरीर के हिस्सों से वापस हृदय तक ले जाती हैं। लेकिन आर्टरी जो धमनियां थी वो हृदय से शरीर के हिस्सों तक लेके जा रही थी, तो दोनों ऑपोजिट है, मतलब अगर आर्टरी इस डायरेक्शन में जा रही है तो वेन्स इस डायरेक्शन में जा रही हैं, ठीक है, एक तो ऑपोजिट हो गई। अब क्योंकि जो नस है वो शरीर का जो हमारा ये शरीर के जो बाकी हिस्से होते हैं वहां से जब ब्लड फ्लो होता है ना और वेन्स में जाता है, ठीक है, तो वेन्स में जाता है तो वो एक बहुत ही नॉर्मल स्पीड से ब्लड जाता है, उसका ब्लड प्रेशर जो है हाई नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए इनकी जो वॉल है वो थिक नहीं है, थिन है, ठीक है, पतली दीवार है। जबकि आर्टरीज जो है उनकी मोटी थी, मैंने बताया, क्योंकि वो हृदय से लेती हैं खून को, तो वहां पे बहुत हाई प्रेशर होता है, ठीक है, एकदम से बड़े प्रेशर के साथ खून आता है उनके अंदर। लेकिन यहाँ पे खून जो है आराम से अपने एक सिंपल उसमें स्पीड में फ्लो करता रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए इनकी जो वॉल्स है वो थिन होती है, पतली परत होती है इनकी दीवारों की, ठीक है। आई थिंक ये डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बनेगा कि जो है बॉडी पार्ट से वापस हार्ट को जो है रक्त का संचार कौन सी ब्लड वेसल करती है, तो आपको याद रखना है वेन्स करती हैं, ठीक है। आगे मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगी जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा वेन्स, कैपिलरीज और उसका मतलब डायग्राम से और थोड़ी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, वो आगे हम देखेंगे। अभी तो हम थोड़ा सा फैक्ट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद हो गए नस के बारे में, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता, 2-3 बार पढ़ लेना इसको, तभी आपको नस और आर्टरीज में डिफरेंस वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो भाई इतनी हमें बात समझ में आ गई कि थिन वॉल्ड हैं और बॉडी पार्ट से लेती हैं हार्ट की तरफ, ठीक है, क्योंकि हार्ट में डबल सर्कुलेशन होता है, ठीक है, वो भी आगे मैं बताऊंगी आपको। अब वेन्स में कुछ इंपॉर्टेंट वेन्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली वेन है पल्मोनरी वेन, ठीक है। ये क्या करती है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है लंग से हार्ट की तरफ, ठीक है। देखिए पिछली वाली जो आपने देखा था कि वो हार्ट से लंग्स की तरफ लेके जा रही थी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, लेकिन यहाँ पर पल्मोनरी वेन जो होती है उसी लंग से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड धमनियां लेके आई थी उसको वापस लेके जाती है हार्ट तक। यहाँ पे प्यूरिफाई हो जाता है लंग्स में जो खून है हमारा वो साफ हो जाता है। ऑब्वियसली वहां पर ऑक्सीजन रिच होता है लंग्स हमारा, तो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है वो ब्लड को, और ब्लड के पास अब बहुत सारी ऑक्सीजन आ जाती है और वो हो जाता है ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। और फिर यहाँ से जो है पल्मोनरी वेन इसको
उठाती है ब्लड को और उसके बाद लेके जाती है हार्ट तक वापस। ठीक है, ये आगे हम सर फिगर के थ्रू अच्छे से समझ लेंगे, अभी मैंने आपको थोड़ी सी बात बता दी है। तो बस याद रखिए पल्मोनरी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, कहाँ से, फेफड़ों से हृदय तक लेके जाती है। यहाँ पर मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं मेन वेन की बात करेंगे, इसको बोलते हैं वेना केवा। इस पर क्वेश्चन भाई पहले तो बहुत आते थे, अब पता नहीं आए हैं कि नहीं आए हैं। ठीक है, मतलब 10th का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसको हम सुपीरियर वेना केवा भी बोलते हैं। ठीक है, या तो सुपीरियर वेना केवा मिलेगा या फिर आपको वेना केवा मिलेगा। ठीक है, हिंदी में वेना केवा ही मिला है मुझे, आप देख लेना अगर हिंदी में कोई एग्जैक्ट वर्ड है इसके लिए तो। ठीक है, तो मेन वेन होती है सुपीरियर वेना केवा। इसका होता क्या है, इसका फंक्शन, ये क्या करती है कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती है सारे बॉडी पार्ट से और हार्ट तक। ठीक है, मतलब कि सारे जो शरीर के हिस्से होते हैं वहां से ऐसा खून लेती है जो ऑक्सीजन रहित होता है और फिर उसको वापस हृदय तक पहुंचाती है। अब एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहूंगी कि वेन्स जो है इनका मुख्य काम है शरीर से रक्त लेकर और बेसिकली हृदय तक पहुंचाना। ठीक है, ये इनका मुख्य काम है और ये काम होता है वेन्स का, इसलिए वेन्स मोस्टली जो होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, सिवाय इस वेन को छोड़कर, पल्मोनरी वेन को छोड़कर। ठीक है, ये एक्सेप्शन है। ऐसे जो हमारी आर्टरीज थी वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, सिवाय उसको छोड़कर जो मैंने आपको बताई थी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती है। ठीक है, तो देखिए शरीर में जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड कैसे हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि शरीर को बहुत सारी ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो जैसे ही ब्लड जाता है हृदय से शरीर की तरफ तो शरीर के हिस्से जो है ऑक्सीजन को सोख लेते हैं, ऑक्सीजन का यूज करते हैं, तो वो जो ब्लड होता है वो फ्लो होता रहता है शरीर से दूसरे हिस्सों तक, तो वो धीरे धीरे उसमें ऑक्सीजन की कमी होती चली जाती है। तो वेन्स का यही काम है कि उस ब्लड को वापस वो हार्ट तक लेके जाती हैं, ताकि वहां पर, और लंग्स तक लेके जाती हैं, ताकि फिर वहां पर क्या हो सके, उसका प्यूरिफिकेशन हो पाए। समझ में आई बात? इसीलिए जो वेन्स हैं, मोस्टली वेन्स जो हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। ठीक है, यानी कि मुख्य जो ये नसें जो हैं इनका मुख्य काम यही है कि शरीर से हृदय तक जो है खून पहुंचाना जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है। ठीक है, अब भाई हृदय कैसे ट्रांसपोर्ट करता है उसका, वो उसका काम है। ठीक है, कि उसको ब्लड को साफ करवाता है लंग से। ठीक है, एक सिस्टम चल रहा है ना, आप देखते हैं जब हम ऑफिस में या कहीं भी जाते हैं तो एक सिस्टम चलता है, सभी लोगों का कुछ कुछ डिफरेंट काम होता है, तो यहाँ पे भी काम बटे हुए हैं। ठीक है, जो हार्ट है इसका मेन है, वो बेसिकली इनको डायरेक्शन देता है। ठीक है, कि आप यहाँ जाइए, आप यहाँ जाइए, सिंपल भाषा में कहूँ तो। ठीक है, कि आई होप कितना आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये 4-5 क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाते हैं कि वेन्स का काम क्या होता है, फिर पल्मोनरी वेन क्या करती है, फिर वेना केवा क्या करती है। ठीक है, और बेसिक डिफरेंस वेन्स और आर्टरीज में, यानी कि नस में और धमनियों में यही होता है कि वेन्स जो है शरीर से हृदय तक खून पहुंचाती हैं, जबकि धमनियां जो है वो हृदय से शरीर तक खून पहुंचाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे कैपिलरीज की, यानी कि रक्त कोशिकाओं की। ठीक है भाई, रक्त की कुछ कोशिकाएं होती हैं बहुत ही पतली और बहुत ही संकीर्ण रक्त वाहिकाएं बोलते हैं इनको, जो धमनियों को नसों से जोड़ती है। तो इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन बहुत बार आता है पेपर में, मतलब सिर्फ केवीएस की बात नहीं कर रही हूँ, वैसे एसएससी में भी जनरल बहुत बार क्वेश्चन आया है कि धमनियों को जो है नसों से कौन सी रक्त वाहिकाएं जोड़ती हैं, तो आपको याद रखना है कैपिलरीज। बहुत ही पतली होती हैं। ठीक है, और इसका फिगर मैं भी आपको अगली स्लाइड में दिखाऊंगी। ठीक है, अभी आप सिर्फ इसके बारे में फैक्ट समझ लीजिए। तो पतली और बहुत ही संकीर्ण रक्त वाहिकाएं जो धमनियों को नसों से जोड़ती है वो है कैपिलरीज। ठीक है, इनका फंक्शन यही है बेसिकली, इन दोनों को कनेक्ट करना। नेक्स्ट होता है एक और फंक्शन इसका लगा लीजिए कि जो एक्सचेंज होता है डिफरेंट पदार्थों का, जैसे ऑक्सीजन हो गया, फूड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, या और भी चीजें हो गई, ब्लड और बॉडी सेल्स के बीच, वो इन्हीं कैपिलरीज के थ्रू होता है। ठीक है, यानी कि रक्त कोशिकाओं के माध्यम से ही रक्त और शरीर की कोशिकाओं के बीच विभिन्न पदार्थों जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि की अदला बदली होती है। ठीक है, तो ये इसका फंक्शन आपको याद रखना है और कैपिलरीज का ये चीज याद रखनी है। देखिए वेन्स और आर्टरीज जो है हमारी नसें और धमनियां, तो वो तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती ही हैं, लेकिन कैपिलरीज तो उनको जोड़ रही है ना, तो इसका भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। चलिए एक डायग्राम के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक सिंपल सा डायग्राम है, देखिए ये बीच में जो आपको दिख रही है ये क्या है, कैपिलरीज हैं। ठीक है, और ये आपको क्या दिख रही है, आर्टरीज दिख रही हैं, और ये आपको क्या दिख रही है, वेन्स दिख रही हैं। वेन्स हो गई यहाँ पे, आर्टरी है यहाँ पे, धमनियां हो गई। ठीक है, मैं लिख देती हूँ, धमनियां होगी यहाँ पे। ठीक है, ये हो गई आपकी नस। ठीक है, और ये आपकी होगी इसको बोलेंगे रक्त कोशिका। ठीक है, कैपिलरीज को। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया कि ये आर्टरी है और ये वेन है, इनको कनेक्ट कौन कर रही है, ये देखिए कैपिलरीज इस वेन से भी थिन वॉल्ड होती है, इसकी आपको थिक थोड़ी सी मोटी परत दिखाई दे रही होगी, जबकि इनकी परत जो है देखिए पतली सी है थोड़ी सी, और कैपिलरीज तो बहुत ही छोटी छोटी होती हैं। देखिए आप यहाँ पर कनेक्ट कर रही हैं। इस रेड ब्लड का मतलब आपको समझ में आ रहा है, बेसिकली आर्टरीज जो है हार्ट से खून लेती है ना, तो हार्ट में जो है थोड़ा सा आपको ऑक्सीजनेटेड खून मिल जाता है, तो इसलिए मोस्टली जो आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं। ठीक है, लेकिन ये हार्ट से जो है
हार्ट तक जो है, मतलब शरीर से हार्ट तक जो है खून पहुंचाती हैं। एक तरह से इनका वेन्स का काम यही है। तो शरीर में जो है आपका खून जो है डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, क्योंकि जो ऑक्सीजन होती है खून में वो ऑलरेडी शरीर के हिस्से जो है वो यूज कर लेते हैं, उनका प्रयोग कर लेते हैं। तो ब्लड जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, तो वो यहाँ पे वेन्स में होता है। वेन्स जो है इसको हार्ट तक लेके आती है, ठीक है, लिखा है ना टू हार्ट, यानी कि वेन्स जो है हार्ट तक जाती हैं और हार्ट से कौन ले रही है, आर्टरीज ले रही है। अब इन दोनों को कनेक्ट करने का काम कौन कर रही है, कैपिलरीज कर रही है, ठीक है। तो बस ये हार्ट, आर्टरीज और कैपिलरीज का सिस्टम आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा डायग्राम के थ्रू। नेक्स्ट हम देखेंगे ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम को। अब इसको समझेंगे पूरा, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम काम कैसे करता है, ठीक है। अब देखिए आपको हार्ट बीट के बारे में पता है, ठीक है, कि हमारा दिल जो है वो धड़कता है, ठीक है, ये सबको पता है, और कॉन्स्टेंटली धड़कता है, पूरे टाइम धड़कता रहता है, ठीक है। ऐसा क्यों है, हार्ट की बीट रुक गई तो मतलब समझ लीजिए कि हमारी जिंदगी रुक गई, है ना। तो हार्ट बीट जो है क्यों होती है, देखिए ये जो आपको हार्ट दिखाई दे रहा है ये, ठीक है, इसके 4 चैम्बर्स हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो ये आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। ये 4 चैम्बर्स यानी कि 4 कक्ष से बने हुए हैं, ठीक है। ये कैसे बने हुए हैं, देखिए हार्ट जो है बार बार जो है रिलैक्स होता है और कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ जाता है, रिलैक्स में थोड़ा सा फैल जाता है। तो ये 4 चैम्बर्स होते हैं ना, इसी वजह से हुए हैं, क्योंकि जो हार्ट बीटिंग इन्हीं को बोलते हैं कि जब ये जो 4 चैम्बर्स हैं, 4 कक्ष जो है, कभी ये रिलैक्स हो रहे हैं, कभी ये सिचुड़ मतलब क्या कहेंगे, निचुड़ रहे हैं, बिल्कुल एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। आई डोंट नो द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ठीक है, तो आप समझ जाइए मतलब, ठीक है। तो ये जब सिकुड़ते हैं, ठीक है, और ये जब फैलते हैं एकदम से, सिकुड़ना फैलना, वही आपका जो है हार्ट बीट बनाता है, ठीक है। और ये जो दोनों इसमें ये जो लेफ्ट ऑट्रियम है और ये है आपका राइट ऑट्रियम, तो ये ऊपर वाला जो हिस्सा हो गया ना, ये आपका ऑट्रियम कहलाता है। ऑट्रियम को हम बोलते हैं अलिंद, ठीक है, ये लेफ्ट हो गया और ये आपका राइट हो गया। इसी तरह से नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, ठीक है। इसको वेंट्रिकल को बोलते हैं निलय, ठीक है। तो ये आपका दाया बाया निलय हो गया और ये ऊपर आपके अलिंद हो गए, ठीक है, हिंदी में ये बोलेंगे आपको। अब मैं ऑट्रियम और वेंट्रिकल यूज करूंगी क्योंकि मेरी जबान पे वही रटे हुए हैं शब्द, ठीक है। तो अब होता क्या है कि इनके थ्रू जो है ये वेन्स और आर्टरीज और कैपिलरीज का फंक्शन आपको पता चलेगा, ठीक है। देखिए जब हार्ट के सारे चैम्बर जो है, हार्ट बहुत ही रिलैक्स मोड में होता है, तो क्या होता है कि सबसे पहला स्टेप हम यहाँ से लेंगे, ठीक है। ये जो पल्मोनरी वेन है, जिसके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये लंग्स से जो है खून लेकर आती हैं, ठीक है। लंग्स में क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उसमें ऑक्सीजन होता है, तो यानी कि ये जो पल्मोनरी वेन है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, ठीक है। ऑटो लिख रही हूँ साइड में। ये कहाँ से लाएगी, यहाँ से लाएगी और यहाँ पर ये आएगी 1 सेक्शन में। 1 सेक्शन में आपको नंबरिंग करने के लिए दिया है, ठीक है। ये लेफ्ट ऑट्रियम में आएगी, ठीक है। यहाँ पर लेफ्ट ऑट्रियम में पल्मोनरी वेन जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है। फिर लेफ्ट ऑट्रियम जो है एकदम से कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड जो है नीचे जाएगा और यहाँ पर 2, इस 2 नंबर में आ जाएगा, ठीक है। ये आपका होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पे क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होगा, ये समझने की बात है, ठीक है। अब यहाँ से ये जो आपको दिख रही है ना, ये रेड कलर वाली, ये जो ऐसे जा रही है, ये 2 नंबर प्रोसेस लगा लीजिए। 1, ये 1 थी पल्मोनरी वेन। अब ये जो ओर्टा है, ठीक है, ये सेकंड काम करेगी। यहाँ से ये जाएगी ब्लड लेकर, ठीक है। और देखिए यहाँ पे ब्लड सर्कुलेट कर रही है, रेड कलर है तो समझ लीजिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि ओर्टा भी हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है, क्योंकि अभी तक जो है बॉडी पार्ट्स में ब्लड जो है पहुंचा नहीं है, ठीक है। तो अब ओर्टा यहाँ से लेके आई, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये आपको मैंने पहले बताया था कैपिलरीज हैं, ठीक है। कैपिलरीज में ब्लड डिवाइड हो गया। अब कैपिलरीज का काम है कि डिफरेंट जगह पर वो लेके जाएंगी, ठीक है। तो ओर्टा ने जो है अपना काम कर दिया, यहाँ तक ब्लड कैपिलरीज में ब्लड गया और ब्लड कैपिलरीज जो कि कनेक्टेड है वेन से, मैंने कहा था ना कि आर्टरीज को और वेन्स को जो है कनेक्ट करती हैं ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। तो आपको पता है कि ये जो जुड़ी हुई है यहाँ पर हमारी नसों से, ये आपकी धमनी हो गई रेड वाली, आर्टरी जो हो गई, और ये आपकी नस हो गई। तो अब इस नस में जो है, यानी कि ये है हमारी सुपीरियर वेना केवा, ठीक है, थर्ड प्रोसेस ये कर रही है। अभी जो सुपीरियर वेना केवा है, जो हमारी मेन वेन है, हमारी मुख्य नस है, ठीक है, इसमें ब्लड आ गया कैपिलरी से। अब ये कहाँ जाएगी, अब ये जाएंगी राइट ऑट्रियम में, ठीक है। ये 3 नंबर पे यहाँ पर स्टेप हो गया। अंदर हार्ट, ये हार्ट के अंदर है और ये बाहर के स्टेप्स बता रही हूँ, ठीक है। तो राइट ऑट्रियम में जैसे ही ब्लड आया, ब्लड कॉन्ट्रैक्ट, जैसे ही राइट ऑट्रियम आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, तो ब्लड नीचे जाएगा, ठीक है। और नीचे जाएगा कहाँ पर, आपका राइट वेंट्रिकल में जाएगा, ठीक है, यानी कि 4 नंबर में पहुंच गया आपका ब्लड। अब 4 नंबर में क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर जो है ब्लड जो था डीऑक्सीजनेटेड हो गया है, क्योंकि यहाँ पर बॉडी के पार्ट्स में चला गया ना ब्लड। अब बॉडी जो है सारी ऑक्सीजन को यूज कर लेती है, जितनी भी ब्लड में ऑक्सीजन होती है उसको यूज कर लेती है, उसका प्रयोग कर लेती है, ठीक है। तो
अब जो है ब्लड, ये नीला ब्लड क्यों हो गया, क्योंकि अब इसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो इसमें आपकी बेसिकली CO2 कंटेंट होगी मोस्टली, ठीक है। तो ये डीऑक्सीजनेटेड है क्योंकि ऑक्सीजन इसके अंदर नहीं होती है, ठीक है। तो अब ये गया, ठीक है, गया, ये अंदर गया, मैंने आपको बता दिया 4 नंबर तक पहुंच चुका है। अब 4 नंबर से कौन इसको लेके जाएगी, आर्टरी। ये आपकी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है फिर से, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन नहीं है, माइनस ऑक्सीजन लगा दो, ठीक है। अब इसमें ऑक्सीजन नहीं है, ये हार्ट से गई। अब इस ऑक्सीजन लेके आनी है हमें, कैसे ऑक्सीजन लेके आएंगे, क्योंकि हमें लंग्स तक पहुंचाना पड़ेगा इस ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो इस 4 नंबर से जो है ये लेकर आएगी पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ पर जाएगी, ये आपका 4 नंबर स्टेप हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से वापस कहाँ पर ले आई, लंग्स में ले आई। समझ में आई बात आप सभी को। तो लंग्स में ये ले आई है ब्लड को, इसका मतलब है फिर से हमारा वो प्रोसेस स्टार्ट हो गया जो पल्मोनरी वेन से शुरू हुआ था, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बताया ना कि जब यहाँ पर ब्लड आता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, नीचे जाता है, फिर यहाँ से ये आर्टरी ओर्टा उठाती है ब्लड को, फिर ये कैपिलरीज में जाता है, कैपिलरीज से फिर ये वेन्स में जाता है, वेन्स यहाँ पर 3rd चैम्बर तक लेकर आती है, 3rd से ये 4th में जाता है, फिर 4th से फिर से अगेन आर्टरी लेती है। तो चारों जो इंपॉर्टेंट आर्टरीज और वेन है, एक तो पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी जिसको हम नस बोलेंगे, ठीक है, और एक हम बोलेंगे सुपीरियर वेना कैवा, ठीक है, सुपीरियर वेना कैवा, ये भी नस है। और उसके बाद हमारी है पल्मोनरी आर्टरी और इधर है ओर्टा, ये हमारी 2। तो ये 4 जो वेन्स और आर्टरी है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में बस आपको याद रखना है, ठीक है। यूं तो पूरे शरीर में फैली हुई है, लेकिन इनका पर्टिकुलर नाम है क्योंकि ये पर्टिकुलर ब्लड जो है लेकर आती है यहाँ तक, हार्ट तक, ठीक है। तो ये जो पूरा सिस्टम है ये हमारा हार्ट सर्कुलेशन का सिस्टम है, और ये हार्ट बीट ना इसी से रिलेटेड होती है। मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स जब होता है ना, सिकुड़ता है और फैलता है, सिकुड़ता फैलता है, तो यही हमारी हार्ट बीट होती है। अगर ये हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करना बंद कर दे तो समझो कि ब्लड सर्कुलेशन रुक गया एकदम से, ठीक है। अब ब्लड सर्कुलेशन रुक गया, इसका मतलब शरीर के हिस्सों तक ब्लड पहुंचेगा नहीं। और आपको पता है कि ब्लड का सर्कुलेशन होना बहुत जरूरी है शरीर में। अगर थोड़े सी भी किसी भी पार्ट को ब्लड नहीं पहुंचता है तो वो ऑर्गन डैमेज हो जाता है, और तभी इंस्टेंट जो है डेथ भी हो जाती है। ओके, आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब एक चीज और बता देती हूँ इसी के साथ साथ, ठीक है। क्या बताना है, देखिए ह्यूमन जो हमारी संचार प्रणाली है उसको हम डबल सर्कुलेशन बोलते हैं, ठीक है, डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं डबल सर्कुलेशन, देखिए हार्ट में जो है 2 बार खून आ रहा है, एक बार तो लंग्स के थ्रू आ रहा है, एक बार बॉडी के थ्रू आ रहा है, ठीक है। तो हार्ट में जो है 2 बार खून का संचार हो रहा है एक कंप्लीट साइकिल में। भाई पूरी साइकिल तो यहाँ से लेके यहाँ से शुरू करी थी और पूरी यहाँ तक खत्म हुई थी, लेकिन इस समय में 2 बार हार्ट में खून आया, एक बार यहाँ से आया और एक बार यहाँ से आया, तो 2 बार आ रहा है ना। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन, क्योंकि एक कंप्लीट साइकिल में, ये पूरी एक साइकिल है और इस साइकिल में हार्ट में यानी कि हृदय में 2 बार रक्त का संचार हो रहा है। तो इसका मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन, ठीक है। इसकी डेफिनेशन में आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये देखिए मैंने लिख भी दिया है, बेसिकली नोट्स आपके लिए बनाए हैं। द ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी इज एन एग्जांपल ऑफ डबल सर्कुलेशन, ठीक है। डबल सर्कुलेशन का एग्जांपल है, मानव शरीर में रक्त संचार प्रणाली जो है दोहरी रक्त संचार प्रणाली का उदाहरण है, ठीक है। अब क्यों है ये लिखा हुआ है, एक संचार प्रणाली जिसमें रक्त एक चक्र में, एक कंप्लीट साइकिल में हृदय से 2 बार होकर गुजरता है, ठीक है। रक्त जो है पहले मैंने बताया ना वहां पर एंटर हुआ, लंग से, फिर बॉडी से फिर से एंटर हुआ, ठीक है। तो ये 2 बार हो रहा है, इसीलिए हम इसको दोहरी संचार रक्त संचार प्रणाली या फिर हम डबल सर्कुलेशन सिस्टम भी बोलते हैं ह्यूमन बॉडी का, मानव शरीर का, ठीक है। तो आई होप कि डबल सर्कुलेशन सिस्टम भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब कुछ और चीजें हैं इससे से रिलेटेड मैं बता देती हूँ। देखिए चैम्बर्स मैंने बताया ना, हृदय के कक्ष के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये ह्यूमन हार्ट जो है यानी कि हमारे शरीर का जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड होता है, मतलब कि यानी कि 4 कक्ष का हृदय होता है एक तरह से। मैंने बताया था ना आपको, यहाँ पे डिवीजन होते हैं, लेफ्ट ऑट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर राइट ऑट्रियम राइट वेंट्रिकल, ठीक है। तो ये आपका डिवीजन बताया था। तो इसमें आपने देखा था कि इधर का हिस्सा जो था वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, जबकि इधर का हिस्सा जो था वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। तो 4 चैम्बर वाला जो हार्ट होता है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आपस में मिक्स नहीं होता है, ठीक है। मिक्स नहीं होता तो इसलिए जो सर्कुलेशन है वो बहुत ही इफेक्टिव होता है, ठीक है। इफेक्टिव के साथ साथ मैं ये कहूंगी क्योंकि 4 चैम्बर्ड होता है तो एफिशिएंट फ्लो होता है ब्लड का, मतलब ऑक्सीजनेटेड का अलग होता है, डीऑक्सीजनेटेड का अलग होता है, तो अच्छे से खून जो है पहुंचता है शरीर के हिस्सों तक। और काफी एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। एनर्जी के लिए होता है कि एनर्जी मतलब बॉडी पार्ट्स को मिले, इसीलिए 4 चैम्बर्ड है, ठीक है। तो अगर हम 4 चैम्बर्ड हार्ट की बात करें तो मैमल्स का भी 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है और बर्ड्स का भी होता है, क्योंकि इनको जो है बहुत हाई एनर्जी चाहिए होती है अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए और बॉडी की एक्टिविटीज को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। आगे बताऊंगी क्यों, क्योंकि ये जो होते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, मतलब वार्म ब्लडेड बोल सकते हैं, ठीक है, जिनका टेम्परेचर जो है शरीर बाहरी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, इनको अपने शरीर का टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। मेंटेन करने के लिए हमें हाई अमाउंट में एनर्जी चाहिए होती है, इसीलिए इनका हार्ट जो है वो 4 चैम्बर्ड होता है, ठीक है। अब हम 3 चैम्बर्ड की बात कर लें तो एम्फीबियंस और फ्रॉग्स हो गए, इनको इतनी ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं होती है, इसलिए इनका 3 चैम्बर्ड है। फिर 2 चैम्बर्ड वालों को भी इतनी जरूरत नहीं होती, इसलिए भी इनका 2 चैम्बर्ड है। देखिए फिश में तो आपका लंग्स ही नहीं होता है,
ठीक है। लंग्स होते नहीं है, यहाँ पर गिल्स होते हैं, जिसके थ्रू जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड होता है गिल्स के थ्रू। ये गिल्स के थ्रू सांस लेती है ना फिश, ठीक है। एम्फीबियंस को हम उभयचर भी बोलते हैं, जिसमें फ्रॉग्स हो गया आपका, ठीक है, क्रोकोडाइल्स हो गए, ठीक है। रेप्टाइल्स की बात करें तो लिजर्ड्स हो गई। आई थिंक ये जो क्रोकोडाइल है इसको शायद हम एम्फीबियन भी मानते हैं और रेप्टाइल भी मानते हैं, बताना मुझे भी जरा कमेंट है, मुझे भी हमेशा कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। तो क्रोकोडाइल एक तरह से एम्फीबियन भी माना जाता है, रेप्टाइल भी माना जाता है, दोनों तरीके से, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल हैं। तो इन सब का जो है 3 चैम्बर्ड हर्ट होता है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कौन से एनिमल्स या कौन से जीव हैं जिनका 3 चैम्बर्ड हर्ट है, जिनका 4 चैम्बर्ड हर्ट है, जिनका 2 चैम्बर्ड हर्ट है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अगर हम 2 चैम्बर्ड की बात करें तो 2 ही हिस्से होंगे हर्ट के, ठीक है। सॉरी, हाँ, हार्ट के 2 हिस्से होंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 3 होंगे, यहाँ पर आपके क्लियर कट 4 हैं, ठीक है। एक साइड आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और एक साइड आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं। अब एक चीज और आपको बतानी है मुझे, वो भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ एक बार। लास्ट चीज बस और डिस्कस करेंगे एक बार, थोड़े से फैक्ट्स के बारे में, ठीक है। ये था आपका कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स और वार्म ब्लडेड एनिमल, ठीक है। ठंडे खून वाले एनिमल्स और थोड़े गर्म खून वाले एनिमल्स, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये इनका खून हमेशा ठंडा रहता है या इनका खून हमेशा गर्म रहता है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए क्या होता है कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कौन से होते हैं, जिनके शरीर का तापमान जो है पर्यावरण के तापमान पर निर्भर करता है। अगर बाहर का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो इनके शरीर का भी इंक्रीज हुआ, बाहर का कम हुआ तो इनके शरीर का भी कम हुआ, ठीक है। जैसे एम्फीबियंस हो गए, फ्रॉग हो गया, सांप हो गए, ठीक है, इन सब का सेम रहता है ऐसा ही, ठीक है। तो ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हो गए। लेकिन जिनका शरीर का टेम्परेचर जो है स्टेबल रहता है, ठीक है, मतलब बाहर के टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, वो होता है मानव शरीर। आपको पता है कि हमारे लिए बाहर कितनी भी सर्दी हो जाए, लेकिन अगर हमारे शरीर का टेम्परेचर मेंटेन्ड रहेगा, ठीक है, और थोड़ा सा भी ज्यादा हो जाता है तो आपको पता है कि बुखार हो जाता है, बुखार के सिम्टम्स आने लग जाते हैं, फीवर आ जाता है, ठीक है, फिर हमें तुरंत दवाई लेने की आवश्यकता हो जाती है, ठीक है। तो हमारा जो टेम्परेचर है वो बॉडी का एक अपना फिक्स टेम्परेचर है जो मेंटेन रहना चाहिए, बाहर कितनी सर्दी हो, कितनी ठंड हो, ठीक है। अगर मान लो बाहर का टेम्परेचर 4 डिग्री है तो ऐसा थोड़ी है कि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर भी 4 डिग्री हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। तो हम कौन सी कैटेगरी में आएंगे, हम मैमल्स में आएंगे। मैमल्स कौन से होते हैं, देखिए स्तनधारी बोलते हैं जी, जो मतलब बच्चे को बर्थ मतलब जन्म देते हैं, ठीक है। अंडे नहीं होते लेकिन बच्चे को डायरेक्ट जन्म देते हैं। हालांकि बर्ड्स जो है इनको एव्स भी बोलते हैं बर्ड्स को, ठीक है। बर्ड जो है, पक्षी जो है, ये अंडे देते हैं, ठीक है। लेकिन मैमल्स जो होते हैं वो डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं, तो उनको मैमल्स बोलते हैं। तो जितने भी मैमल्स हो गए, जितने भी एव्स हो गए या बर्ड्स हो गए, इनका ये कौन से होते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, ठीक है। इनके बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है और बाहर के टेम्परेचर से इफेक्टेड नहीं होता है, ठीक है। और इनका जो है जैसा बाहर का टेम्परेचर वैसा इनके शरीर का टेम्परेचर, ठीक है। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, फिजिक्स पर थोड़ा सा सोच रही हूँ कैसे क्या दिखाना है, कैसे क्या समझाना है आपको, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन कलेक्ट करने में, थोड़ा सा मटेरियल कलेक्ट करने में टाइम लगता है। और आपकी और भी क्लासेस रेगुलरली चल रही हैं। करंट अफेयर की क्लास है जो आपको हर 5 दिन में मिलती है, ठीक है। उसके बाद आपकी CDP की क्लासेस चल रही हैं, इंग्लिश वोकेबुलरी की क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। मैथ्स की क्लासेस आपकी मैं ले रही हूँ, NCF भी मेरे को कंप्लीट कराना है। तो आप खुद सोचिए, बहुत सारा काम है, बहुत सारी चीजें हैं जो करानी है कंप्लीट। तो प्लीज डोंट एक्सपेक्ट मी टू कंप्लीट एवरीथिंग इन जस्ट 1 वीडियो और इन जस्ट 2 or 3 videos, you know, it cannot be possible, okay. तो please be patient with yourself, be patient with me and और मैं क्या कहूँगी आपको कि बस अपनी मेहनत जो है वो जारी रखिए, ठीक है। और स्टेबिलिटी लाइए पढ़ाई में, रेगुलर कीजिए उसको, ठीक है। धीरे धीरे अपने आप हो जाएगी। एक दिन बैठो, दूसरे दिन बैठो, एक दिन आपसे 15 मिनट बैठा गया, कोई बात नहीं, अगले दिन बैठो, अगले दिन 5 मिनट बढ़ाओ, फिर अगले दिन 5-10 मिनट बढ़ाओ। ऐसे आपकी जो रेंज है ना वो बढ़ती चली जाएगी और देखेंगे कि आपको मजा आने लग जाएगा, ठीक है। फिर आपको ऐसा फील होने लगेगा, अरे आज तो कुछ रह गया, कुछ किया नहीं। अगर पढ़ाई नहीं करोगे ना फिर ऐसा रहेगा कि आज की तो पढ़ाई मिस होगी, आज तो कुछ किया नहीं। अब 24 में से अगर 2 घंटे निकाल लोगे तो कुछ ज्यादा तो है नहीं, मेरे अकॉर्डिंग तो ज्यादा नहीं है, ठीक है। 24 में से जो लोग 4-5 निकाल सकते हैं मैं तो कहूंगी निकालो। लेकिन अगर आप 4-5 भी नहीं निकाल पा रहे हैं तो मैं कहूंगी 2 घंटे निकालो, डेली निकालो, ठीक है। अब भाई वैकेंसीज कब आएंगी ये तो फिर अपने आप में एक बड़ा सवाल है, इस पर तो अभी मैं कुछ कमेंट करूंगी नहीं। लेकिन स्टिल मैं यही कह सकती हूँ कि आप मेहनत कीजिए, ठीक है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन कुछ है नहीं, ठीक है। आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं वैकेंसीज के मामले में, आपके हाथ में सिर्फ आपकी मेहनत है जो आपके साथ रहेगी हमेशा। तो वर्क हार्ड करते रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ।